धनराज शॉर्टहैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज कुल शब्द 1118 प्रतिलेखन संख्या 3 गति 110 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। यह स्थिति लगभग सारे औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 21 मेगावाट की एक इकाई उचित रखरखाव के अभाव में इन दिनों बंद पड़ी हुई है, क्योंकि बीच बीच में ताप विद्युत घरों में व्यवधान होता रहा है, जो कि उसके कर्मचारियों की लापरवाही और उदासीनता का ही नतीजा है। कई बार बड़ी दुर्घटनाओं के कारण मंडल करोड़ों रुपए की हानि उठाता रहा है, जो इसके अर्थतंत्र को कमजोर कर रहा है। नतीजतन यदि मंडल विद्युत उत्पादन के लिए नई परियोजनाओं तथा इकाइयों में नई तकनीक विकसित करने या आयात करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन मंडल की जवाबदारी साबित हो जाएगी। विद्युत मंडल की चार विद्युत उत्पादन इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुकी हैं। इसके बावजूद आवश्यक विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाना बेहद चिंताजनक बात है। इस पर मंडल समेत सभी संबंधित जिम्मेदार पक्षों को व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। पैरा फिलहाल सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्णय को स्थापित कर दिया है। अगर वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इससे करीब 52 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो जाएंगे और इसके लिए सरकार को 13,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ सकती थी। केंद्रीय सचिव ने कहा कि ये सिफारिशें लागू न करने का फैसला विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा इसे विसंगतिपूर्ण कहे जाने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा था कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कर्मचारी खुश होंगे, किंतु देखने में यह आया है कि इससे अधिकतर लोग असंतुष्ट थे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा आंदोलन करने की घोषणा के कारण सरकार को मजबूरीवश यह कदम उठाना पड़ा है। कतिपय सूत्रों का कहना यह भी है कि सरकार ने ये सिफारिशें केवल इसलिए मंजूर की थी ताकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार से राज्य शासन के कर्मचारी भी वेतन में इतनी ही वृद्धि की मांग कर रहे थे, जो संभव नहीं लगता था। सूत्रों के द्वारा यह भी पता चला है कि पूर्व में ही राज्य सरकारें अपने राजस्व का 90 से 95% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही है। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गुरुदास दास ने कहा है कि जब सरकार को मालूम था कि विसंगतियां होने से वेतनमान का विरोध होगा, तो उसने इसे लागू ही क्यों किया। उन्हें इस बारे में पहले ही विचार करना चाहिए था। वेतन आयोग के एक सदस्य ने कहा कि वेतन आयोग की विसंगतियों से ज़्यादा दूसरी बात जो सामने आती है वह यह है कि सरकार सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। पैरा केंद्र सरकार ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ऐसा बताया जा रहा था कि वेतन आयोग सितंबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन कैबिनेट बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के लिए अंतिम मुहर लग गई।
बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी कि आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे 4 महीने तक बढ़ा दिया गया। योजना के अनुसार बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना बनती दिख रही है। पैरा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के रक्षार्थ भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को इन उक्त 5 रिटों को जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है, किंतु हम जानते हैं कि आज भारत का निर्धन व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार भारत के गरीब व्यक्ति के मूल अधिकारों के लिए रक्षार्थ की गई वर्तमान सांविधानिक व्यवस्था वास्तविकता न होकर एक स्वर्ण कागजी अथवा दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गई है। यह बात की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। पैरा अतः मेरा अनुभव है कि जिला जज को भी मूल अधिकारों की रक्षार्थ आदेश निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाली विधि तत्काल पारित की जानी चाहिए। अब इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह संसद या भारत सरकार जिला जज को मूल अधिकारों की रक्षार्थ ऐसी शक्ति न देना चाहे तो प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर उसे ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली विधि पारित कर दी जानी चाहिए। ऐसा होने से मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में जिला स्तर पर ही आवश्यकतानुसार अत्यावश्यक आदेश निर्देश और रिट जारी हो सकेगी। वहीं मूल अधिकारों के उल्लंघन को तत्काल और प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि ऐसी विधि बनाना पूर्णतः संवैधानिक होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग किन्हीं अथवा सभी शक्ति का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। ऐसा करने से एक पंथ दो काज नामक कहावत चरितार्थ हो जाएगी, क्योंकि ऐसी विधि जिसकी पारित करने की अनुमति अनुच्छेद 31 में संसद को प्रदान की गई है, इस चीज के पारित हो जाने पर जहां भारत के किसी भी निर्धन व्यक्ति को न्याय त्वरित गति से सुगमता पूर्वक मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए इस नीति निदेशक सिद्धांत का भी पालन हो जाएगा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार के अवसर से वंचित न रह जाए। पैरा महोदय, चीन और अमेरिका के व्यापार संबंधी रिश्तों में विगत कई वर्षों से गिरावट आ रही थी। शायद वे दोनों ही यह भूल गए थे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सारे समीकरण बदलने जा रहे हैं। जिस जापान को अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भय दिखाकर सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देकर अपनी धौंस पट्टी में लेता था, अब वह जापान भी उनकी इस धौंस पट्टी में आने वाला नहीं है। इस आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। इधर पाकिस्तान और
चीन के रिश्ते भी बदले हैं। इसी बीच पिछले 20 वर्षों के अंदर चीन ने अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली थी और 20 साल पहले जो दुर्बल और दयनीय स्थिति में दिखाई देता था वह आज ताल ठोक कर अखाड़े में खड़े हो गया है। शायद अमेरिका ने यह सोच लिया हो कि चीनी नेता के बीमार और कमजोर होने की स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। पूर्ण विराम।